हेलो स्टूडेंट, देखिए। तो हिंदी का आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें का जितना भी आपका प्रश्न होगा सभी प्रश्न का आज हम आपको उत्तर बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका कहा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो उत्तर लिखेंगे कि लेखक की बेटी ने उनसे यह प्रश्न किया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि लेखक की बेटी ने उनसे यह प्रश्न किया था। दूसरा का प्रश्न है कि बढ़ते नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। उत्तर लिखेंगे कि बढ़ते नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतवालंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। है कि यानी कि तुम वही मनुष्य जो हो, तुम वही लाख वर्ष पहले वाले मनुष्य हो जो कि एक पशु के समान, जो पशु के जैसा जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर की लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो लिखेंगे कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना उचित ही है, क्योंकि आदि मानव का मुख्य अस्त्र नाखून ही था। दांत भी अस्त्र के रूप में था, परंतु नाखून के बाद। उस समय वे अपने प्रतिद्वंदियों को नाखून से ही पछाड़ता था। आज भी मानव जब अकेले किसी से लड़ेगा और उसके पास कोई अस्त्र नहीं होगा तो वह सर्वप्रथम इसी का प्रयोग करेगा। ठीक है, फिर उत्तर लिखेंगे दोनों। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे मनुष्य बार बार नाखून को इसीलिए काटता है क्योंकि वे रोज बढ़ते हैं। वे रोज इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है, उसको नहीं पता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर का, कि सुकुमार विनोद के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। चलिए उत्तर लिखेंगे कुछ हजार साल पहले नाखून शायद विलासी आदमी के किसी काम आते थे। लेखक ने इस संबंध में बताया है कि उस समय गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे छोटे, ठीक है, छोटे नख। इन्हें इसे इन्होंने देश और काल की अपनी अपनी रुचि बताया है। ये कहते हैं समस्त औद्योगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। अगला प्रश्न है 5 नंबर की बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां है, इसका क्या अभिप्राय है। उत्तर लिखेंगे कि नख बढ़ाना और काटना मनुष्य की सहजात वृत्ति है। नख बढ़ाना पशुत्व का प्रमाण है और उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। लेखक का अभिप्राय है कि पशुत्व को के चिन्ह मनुष्य के भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। ठीक है, वह पशुत्व को छोड़ चुका है, पशु बनकर वह आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए वह इसे काट देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न है आपका। चलिए 6 नंबर, आजा 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 हो राजा। देखिए 7वां प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे, देखिए कि लोग अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं, इसलिए लेखक पूछते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर कह कि देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक का निष्कर्ष क्या है। उत्तर लिखेंगे कि लेखक देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्द की अर्थ मीमांसा करते हैं। लेखक कहते हैं कि इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ अधीनता पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। वे कहते हैं कि हम भारतवासी
ने आज़ादी के नामकरण के लिए जितने भी शब्द लिए उसमें स्व का बंधन अवश्य है। वे कहते हैं कि हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। ठीक है, होती रही है। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे हम लोग 9 नंबर। प्रश्न है कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने संस्कृति की विशेषता बताने के लिए प्रसंग में कहा है कि यह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है कि हम अपने आप पर लगाए हुए बंधन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। परंतु पुराने का मोह सब जगह वांछनीय है। मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। लेखक का अभिप्राय यह है कि जो चीज है छोड़ देने में भलाई है, उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, न कि जिस चीज को छोड़ने में भलाई हो तो उसे हमें छोड़ ही देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर की स्वाधीनता शब्द का सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो उत्तर लिखेंगे स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक बताते हैं कि अपने ऊपर नहीं करने योग्य कामों के लिए अंकुश लगाना, अर्थात अपने आप को अपने अनुशासन में रखना, इस पर किसी बाह्य चीजों यहाँ तक कि ज्ञानेंद्रियों को भी उस पर हावी नहीं होने देना है। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे हम लोग 11 नंबर का कि निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों का सार्थकता क्या है? तो उत्तर लिखेंगे कि निबंध में लेखक ने उस बूढ़े का जिक्र किया है जिसने कहा था कि बाहर की ओर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। लोगों ने बूढ़े की बात समझी नहीं और उसे गोली मार दी। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों को सार्थकता है क्योंकि उसने मनुष्य की वास्तविकता चरितार्थ का पता लगाया था। मनुष्य ने अपनी बढ़ती हुई पशुता को नहीं रोका और अभी वह विनाश के कगार पर है। तो देखिए अगला प्रश्न लिखेंगे। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। ये प्रश्न है, तो उत्तर लिखेंगे कि प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जागती है? ठीक है, अभी आपका ये प्रश्न ही है, उसी में प्रश्न दिया है। तो उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में यह आशा जागती है कि शायद उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। न कि जिस दिन अगर नाखून खत्म हो जाएंगे तो मनुष्य की पशुता भी खत्म हो जाएगी। उस दिन वह मारण शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। ठीक है, और प्राणी मात्र से प्यार करेगा, फिर यह पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाएगी। ऐसा संभव है? कभी भी ऐसा संभव नहीं है। अगला प्रश्न 13 नंबर का सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो उत्तर लिखेंगे सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता इस प्रकार प्रतिपादित करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य मारण शास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बाह्य आडंबर के कारण सफलता नाम दिया है। परंतु मनुष्य की चरितार्था प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से देने में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 14 नंबर का। काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाए। लेकिन उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से उद्धृत है।
प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक मनुष्य की पार्श्विक वृत्ति के बेहयापन की तरह इशारा किया है। वे वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य पर कड़ी निगाह रखो, अनुशासन में रहेगा, गलती होने पर दंड को स्वीकार भी कर लेगा। लेकिन जैसे ही दृष्टि से ओझल होगा अथवा उसे अवसर मिलेगा, वह गलती करने से चूकता नहीं है। जिस तरह नाखून को काट दो तो वह फिर कष्ट नहीं देता, परंतु काटना छोड़ दो तो फिर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, देख लीजिए। ये प्रश्न है आपका 15 नंबर। ठीक है, 15 के बाद ये 16 नंबर है, इसे लिख लीजिएगा। 16 के बाद ये 17 नंबर यहाँ प्रश्न है। 18 नंबर है। ठीक है, 18 के बाद कहाँ गया जी? 19 नंबर भी है इसमें? नहीं, बस खत्म। चलिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका अगला चैप्टर 5 नंबर देवनागरी लिपि, पाठ नंबर 5। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।